नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। जिस तर्ज पर सोनिया ने कहा, जिस तर्ज पर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, उसके बाद जिस तर्ज पर सोनिया गांधी ने फिर कहा, लगता है इस देश के भीतर क्या ऐलाने जंग है। मीट को लेकर सवाल सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, गुजरात, बीफ को लेकर जम्मू कश्मीर सरकारें तय क्यों नहीं कर पा रही है इस देश के भीतर क्या होना चाहिए, क्या चलना चाहिए। शिवसेना सरकार में साथ सरकार चला रही है लेकिन विरोध कर रही है, बीजेपी पल्ला झाड़ रही है। मतलब इसके क्या है? और इन सब के बीच किसानों की हालत बद से बदतर और दूसरी तरफ कॉरपोरेट के साथ गलबहियां। मतलब क्या है? क्या मतलब यही है कि एक ऐलाने जंग समाज के भीतर, आर्थिक नीतियों के मद्देनजर और अब सियासी जुमलेबाजी के नजरिए से भी। तो आइए हैशटैग जुमलेबाजी पर आप अपने बात का जिक्र कीजिए। कार्यक्रम देखते वक्त हम उस बात का जिक्र करेंगे कार्यक्रम के अंत में कि आपकी क्या प्रतिक्रिया रही इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि जिस तर्ज पे आज शुरुआत हुई या कहें कल ही कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने जो हवाबाज का जिक्र किया, आज वो हवालाबाज के तौर पर प्रधानमंत्री ने पलटवार कर दिया। हवालाबाजों की जमात लोकतंत्र में रुकावटें पैदा करने का प्रयास कर रही है। करीब करीब सभी दल इस बात से सहमत हुए कि संसद भी चलनी चाहिए, निर्णय भी आगे बढ़ने चाहिए, लेकिन एक है कि जो मानता नहीं। तेवर कड़े हैं और अंदाज तीखे, निशाने पर गांधी परिवार है। यानी सोनिया ने जो कहा तो पलटवार इतना तीखा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दौर का कच्चा चिट्ठा मौजूदा वक्त में कांग्रेस को डिगा दे। अटल जी समेत सब लोग चुनाव हार गए और तब के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मजाक उड़ाते थे, 2 या 3 बस, 2 या 3 बस। तो क्या सोनिया ने जो बिसात बिछाई और जिसे चालें चलनी थी, उसी को प्यादा बनाकर मुश्किल में रख दिया है? क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और उन्हें काम करके अपनी साख बचानी भी है और बढ़ानी भी। जबकि हाशिए पर पहुंची कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती ही यही है कि वो राजनीति के केंद्र में रहे कैसे। सोनिया राहुल शायद इस बात को बखूबी समझ रहे हैं और इसीलिए उनके निशाने पर सीधे तौर पर पीएम है। लेकिन शायद पीएम इस बात को नहीं समझ रहे और वो सोनिया के आरोपों का पलटवार उन्हीं के अंदाज में कर रहे हैं। और हर वार के बाद पलटवार करने में सोनिया 1 मिनट भी नहीं लगाती। जैसे आज हुआ, मोदी ने हवालाबाज का जुमला उछाला तो सोनिया झट से सामने आकर निशाना साध ली। हवालाबाज लोगों को पैरों के नीचे धरती खिसकती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के फॉरेन मिनिस्टर थे, But he talked about Havalabad. मिनिस्टर ऑफ राजस्थान के, did he have a word to say about those cases? दरअसल नरेंद्र मोदी कांग्रेस की रणनीति में घिर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के दौर में वो मुद्दे सतह पर आ रहे हैं जिन्हें लेकर कभी मोदी मनमोहन या कहें कांग्रेस को घेरा करते थे। याद कीजिए, मनमोहन के दौर में महंगाई से लेकर किसानों की दुर्दशा के मुद्दे पर उन्हें खूब घेरा गया। एक वक्त तो 11 कॉरपोरेट ने मनमोहन को खत लिखकर यहां तक कह डाला कि आपके राज में गवर्नेंस कायदे से काम नहीं कर रहा। यही बात राहुल बजाज ने अपने अंदाज में कह दी। बजाज ने सत्ता और विपक्ष के संबंधों का हवाला देते हुए कह दिया कि देश में चुनाव सत्ता के लिए होता है, विपक्ष के लिए नहीं। यानी पीएम को काम पर ध्यान देना चाहिए। तो क्या पीएम इस बात को समझ पाएंगे? यही सवाल है। ऐसे में चाणक्य की वो उक्ति भी याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था, राजा वो होता है जिसके कान बड़े होते हैं ताकि वो ज्यादा सुने, मुंह छोटा होता है ताकि वो कम बोले, और हृदय विशाल होता है ताकि फैसले में छोटापन न दिखे। रायबरेली में आमिर हक के साथ अमित जैन, भोपाल, आज तक। आप कह सकते हैं चाणक्य की उक्ति मौजूदा लोकतांत्रिक राजनीति के मिजाज में शायद फिट बैठ नहीं रही, लेकिन देखिए किस तरीके से ये ऐलाने जंग है। आप हैशटैग ऐलाने जंग पर अपनी प्रतिक्रिया भेजिए, हम उसे आखिर में सुनाएंगे। ऐलाने जंग इसलिए सवाल क्योंकि शीला दीक्षित खामोशी बरतती रही, मुख्यमंत्री हटने के बाद बिल्कुल चुप रही, लेकिन आज वह भी निकल कर आई सामने और जवाब देने के लिए। तो अब उनको प्रधानमंत्री के स्तर पर आ जाना चाहिए। अब राजीव जी के बारे में कह देना कुछ, या पंडित जवाहरलाल नेहरू के मेमोरियल को छू देना,
तो ये बातें पुराने इतिहास को क्यों करें, अपना इतिहास बनाए ना। प्रधानमंत्री हैं, जो करना चाहते हैं, जो उनकी पार्टी के हैं, वो करे। ये एक लिहाज से ऐलाने जंग तो है, कहीं ना कहीं सत्ता और विपक्ष के बीच में लकीर मोटी होती चली जा रही है। लेकिन अपने ही गठबंधन के भीतर ऐलाने जंग हो जाए तो इसका मतलब क्या, और ये अंदाज या ये स्थिति निकल कर आई है एनडीए के भीतर से, जहां पर 35 सीट पे मंजूर नहीं है पासवान को। उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया है और इस बात का जिक्र कर दिया है कि हमें ज्यादा सीट चाहिए। और इन सब के बीच पासवान से मिलने गए भूपेंद्र यादव दरअसल बीजेपी में बिहार के प्रभारी हैं, वो मुलाकात करने गए हैं। और ये स्थिति, हिमांशु क्या जानकारी निकल कर आ रही है, अगर प्रस्ताव ठुकराया है तो फिर पेच फंसा या मुश्किल? देखिए, बिल्कुल फंसा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से 35 सीटों का ऑफर एलजेपी को किया गया, एलजेपी ने वो ठुकरा दिया है। और इसीलिए आज अनंत कुमार मीडिया के सामने जाके जो है उन्होंने मुलाकात नहीं की रामविलास पासवान से। उन्होंने जाके कृषि मंत्रालय में उनसे मुलाकात की और उन्होंने कहा, और उसके बाद अब भूपेंद्र यादव आए, उन्होंने कहा कि 35 सीटों का फैसला किया है बीजेपी ने उनको देने के लिए। उन्होंने कहा ये उनको स्वीकार नहीं है, एलजेपी चाहती है करीब 55 सीटें, लेकिन अगर ऐसा है तो हम अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, 50 सीटों पे हमको लड़ना है, इससे कम पे हम नहीं करेंगे, आप बात करिए अपने अध्यक्ष से। और अब भूपेंद्र यादव यहां से गए हैं सीधा अमित शाह के घर पर, और वो वहां पर ब्रीफ कर रहे हैं पूरी सिचुएशन को, और उसके बाद वो फिर से रामविलास पासवान के घर पे आएंगे। प्रसून जी, चलिए, जैसे कुछ और डेवलपमेंट होगा आप बताइएगा, हम आपसे बात करेंगे इस बारे में और जानकारी देंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है, क्योंकि बिहार के चुनाव को लेकर एक तस्वीर तो सामने निकल कर आ रही है। हर किसी के लिए ये अस्तित्व का सवाल बनते चला जा रहा है, चाहे रामविलास पासवान, मांझी या कुशवाहा हो, या दूसरी तरफ नीतीश लालू भी हो। सबको लग रहा है कि ये चुनाव कितने महत्वपूर्ण है उनके सियासी जिंदगी के लिए, और जीवन आगे कैसे सियासी तौर पे बढ़ेगा यही कद निर्धारित होगा। इसी वजह से बीजेपी भी देख रही है, और बीजेपी बिहार के उस चक्रव्यूह को भेदना नहीं चाह रही है, बल्कि बाहर से नए तरीके की बिसात बिछाना चाह रही है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए, क्यों वो पासवान, मांझी या कुशवाहा को चाहती है कि कम सीट पर वो लड़े। मंडल के दौर के वजीर बीजेपी के साथ आते ही प्यादे हो गए। सच तो यही है कि पासवान हो या जीतन राम मांझी या फिर कुशवाहा, तीनों ने मंडल के दौर को बाखूबी देखा समझा और बिहार की राजनीति में कद बनाया भी और सियासी जमीन फैलाई भी। लेकिन बीजेपी को लगने लगा है कि अगर मंडल की राजनीति को इस चुनाव में हवा दे दी जाए तो फिर लाभ उन्हें नहीं बल्कि नीतीश लालू को हो जाएगा। यानी बीजेपी की बिसात पर मंडल के दौर के वजीर प्यादे हो जाएं तो ही ज्यादा ठीक, और असर इसी का है कि मांझी बोले तो कुछ यूं बोले। जो बिहार के हित में होगा, एनडीए के हित में होगा, वो करेंगे ये दोनों शख्स, यानी प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसके लिए हम लोगों ने उनको अधिकृत कर दिया, वो जो निर्णय लेंगे हमको मान्य होगा। यानी जो जीतन राम मांझी ने कहा ठीक यही लाइन पासवान भी बोलेंगे और उपेंद्र कुशवाहा भी। यानी एनडीए में बीजेपी के बड़े भाई वाली भूमिका के सामने छोटे सहयोगी शरणागत की भूमिका में है। हम पार्टी ने अधिकृत किया है, इसको मैं सराहना करूंगा। मांझी से पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अमित शाह के नाम एक खुला खत लिखा। लगा यही कि खत है तो फिर बहुत कुछ चाहिए, लेकिन जो लिखा गया उसमें बहुत साफ था, शाह का हुक्म सिर माथे। एक पत्र लिखकर श्री अमित शाह जी से कहा है कि जो भी तय करना हो भारतीय जनता पार्टी तय करे, हम लोग बिल्कुल उनके निर्णय से सहमत होंगे। अब सवाल है कि जब पासवान, मांझी, कुशवाहा तीनों ही मोदी की लाइन पर चल रहे हैं तो सीट बंटवारे में तारीख पर तारीख पड़ क्यों रही है? आज तक को जो जानकारी मिली उसके मुताबिक पासवान 50 सीट पर अपना हक जता रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें 35 से ज्यादा देना नहीं चाहती। वैसे जीतन राम मांझी 25 का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें 15 सीट देना नहीं चाहती। उपेंद्र कुशवाहा भी चाहते हैं 20 सीट मिल जाए, लेकिन बीजेपी चाहती है वो सिंगल डिजिट में ही रहे। और खबर यह भी है कि बीजेपी 65 से ज्यादा सीट सहयोगियों को देना नहीं चाहती और 180 सीट पर लड़कर इस बात का एहसास बिहार में कराना चाहती है कि दरअसल विकास को लेकर और मोदी के नाम को लेकर वो आगे बढ़ रही है। उसे सहयोगियों का मतलब ये ना लगाया जाए जो कल तक नीतीश लालू के साथ थे, आज वो उनके साथ अपनी कीमत पर खड़े हैं। जो हम लोगों की एक्टिविटीज बिहार में रही है,
हम समझते हैं कि भाजपा ही एक पार्टी है जो हमसे ज़्यादा एक्टिविटीज ला सकी है और की है। नहीं तो कोई, चाहे रालोसपा हो या लोजपा हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, ये सारे लोग हमारे एक्टिविटीज से पिछड़े हुए हैं। तो इंतजार कीजिए कि मोदी और शाह की जोड़ी उनकी उम्मीदों की पालकी ढोने वाले मांझी, पासवान, कुशवाहा की झोली में सीटें डालती कितनी हैं और चुनाव का रुख जाता किस दिशा में है। राजनीतिक समीकरण बदलते रहे, लेकिन जो नहीं बदला वो था बिहार का राजनीतिक परिवेश। आज मंडल के गीत गाने वाले कमंडल की गोद में बैठे हैं और कमंडल वाले विकास के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मंडल का नारा सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को फायदा पहुंचाएगा। इसीलिए बीजेपी मंडल वादियों को साथ तो लेकर चल रही है, लेकिन खुद पर हावी कतई नहीं होने देना चाहती। कैमरा पर्सन संजय चौधरी के साथ रीमा पाराशर, दिल्ली आज तक। वहां पर खटपट है और कहीं ना कहीं गठबंधन के भीतर उलझन है, लेकिन दूसरी तरफ ऐलाने जंग है। यह ऐलाने जंग कांग्रेस का है सरकार को लेकर। पहले याद कीजिए भूमि अधिग्रहण बिल पर किस तेवर के साथ राहुल निकले थे, लेकिन फिर जरा सहम के सोचिए, इसी तरीके से आने वाले वक्त में वो जीएसटी बिल को लेकर निकलने वाले हैं। पहले भूमि अधिग्रहण, अब जीएसटी। मोदी सरकार की जरूरत लैंड बिल थी, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से तेवर के साथ देश भर में घूमते रहे और लैंड बिल को उन्होंने किसान विरोधी करार दे दिया, सरकार को भी यू टर्न लेना पड़ा। और अब मोदी सरकार की जरूरत जीएसटी है, लेकिन कांग्रेस ने तय किया है कि राहुल बिल्कुल लैंड बिल की तर्ज पर ही जीएसटी को लेकर देश भर में घूमेंगे और बताएंगे ये किसके खिलाफ है, किसके हक में। यानी कांग्रेस मोर्चा संभालने की तैयारी कर चुकी है। तो क्या जीएसटी पर भी कोई यू टर्न होगा? हो जो भी, लेकिन सोनिया गांधी ने मन बना लिया है कि इस बार फिर राहुल गांधी सड़क से सियासत दिखाएंगे। The government has been compelled to withdraw its anti-farmer amendments. The credit for this goes to every worker of the Congress Party who, under Rahul's active guidance, carried out a sustained agitation. दरअसल सोनिया गांधी राहुल के लिए कसीदे इसलिए गढ़ रही हैं क्योंकि अब तैयारी वाकई जीएसटी के विरोध में शुरू होने वाली है और देश भर में राहुल गांधी घूमे और मोदी सरकार को जीएसटी पर भी टारगेट करें। उससे ठीक पहले 20 सितंबर को दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर लैंड बिल को लेकर विजय रैली भी आयोजित की जा रही है और उससे ठीक पहले 12 सितंबर को कांग्रेस मुख्यालय में यूथ कांग्रेस एक कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है, जिसमें देश भर के किसानों को न्योता दिया जाएगा और उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। कांग्रेस के सारे वर्करों ने देश भर के जो राहुल जी के आह्वान पे वो लड़ाई लड़ी, जिसकी वजह से किसानों के खिलाफ जो उनकी ज़मीन हड़पने की मोदी जी की कोशिश थी और उस ज़मीन को हड़प करके अपने कुछ पूंजीपति साथियों को देने की योजना थी, वो विफल हो गई। तो महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में खुद राहुल ने जीएसटी बिल पर अपनी 3 मांगों को मानने की शर्त रखकर गेंद मोदी सरकार के पाले में डाल दी और जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें कांग्रेस ने सरकार को साफ कर दिया है कि 3 मांगे वो मान ले तो ही जीएसटी बिल पास होगा, वरना स्पेशल सेशन से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस अगर ये कहती है कि देश की जनता पर 18% से ज्यादा जीएसटी का कर नहीं लगना चाहिए, तो ये कांग्रेस के हक में नहीं, जनता के हक में है। और जिस तरीके से कांग्रेस अब जीएसटी के विरोध की तैयारी कर रही है, उसमें राहुल गांधी का भी कांग्रेसी नेताओं को सीधा निर्देश है, जैसे लैंड बिल पर लड़ाई जीती गई वैसे ही जीएसटी बिल पर भी पीछे हटने की जरूरत नहीं, क्योंकि बीते 7 वर्ष में बतौर गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने भी जीएसटी का विरोध ही किया था। तो कांग्रेस तू डाल डाल में पात पात के मुहावरे के आसरे सियासी संघर्ष अब मोदी बनाम राहुल बनाना चाहती है। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर ने व्यापक स्कैम किया। हारी तो पार्टी, जीते तो राहुल। कुछ यूं ही लैंड बिल को अपनी जीत मान रही कांग्रेस सेहरा राहुल गांधी के सिर बांध रही है और खुश होकर राहुल भी खम ठोकने को तैयार हैं जीएसटी बिल पर। दिल्ली से कैमरामैन सुंदर के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। लेकिन सियासी ऐलाने जंग के भीतर मुश्किल उस आम लोगों की है, उस जनता की है, उस किसान की है, उस मजदूर की है जो जंग का ऐलान कर नहीं सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पीठ और पेट उसके एक हो चले हैं। हालात देखिए देश के भीतर और फिर जरा सोचिए कौन सी सरकार चेती सूखे को लेकर। कॉर्पोरेट
कॉर्पोरेट बैंकर्स और अर्थशास्त्रियों के साथ बैठे प्रधानमंत्री मोदी। ये बैठक हर किसी को याद होगी, लेकिन यह किसी को याद नहीं कि आखिर कब देश में खेती अर्थव्यवस्था को लेकर बिगड़े हालात को लेकर प्रधानमंत्री ने इस तरह की मीटिंग की तो कब की। और नतीजा शायद इसी का है कि कर्नाटक देश का पहला राज्य हो चुका है जिसे इस बरस सूखा घोषित कर दिया गया है, और महाराष्ट्र में भी सूखे के हालात बनते चले जा रहे हैं। तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कम बारिश ने हालात बद से बदतर कर दिए हैं। यानी किसानों के सामने जिंदगी का सवाल है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। मी म्हणलं नको जाऊ, तर ते म्हणले आम्ही का माती खायची काय, इथं कशावर पोट भरण आमचं। तुम्ही म्हणलं एवढी तरी मुलगी राहून दे, तिचं तरी लेणं बोलू नको। अभी ऑल इंडिया जो डेफिशिएंसी है वो सामान्य से 15% बारिश कम है, और दूसरा क्षेत्र जो है महाराष्ट्र, उत्तरी इंटीरियर कर्नाटका और तेलंगाना है। यहाँ डेफिशिएंसी 35 से 45% के लगभग की है। देश के बड़े हिस्से में मानसून की बारिश थम चुकी है। मानसून की बारिश सामान्य के मुकाबले 14% कम रिकॉर्ड की गई, और गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के 641 जिलों में से 283 जिलों में मानसून की बारिश 20 से 60% तक कम रिकॉर्ड की गई। तो अब सवाल 3 है, क्या सरकार के लिए किसानों का सवाल बाद में और कॉर्पोरेट की चिंता पहले है? क्या सूखा प्रभावित राज्यों के किसानों के लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं? क्योंकि इस बार की फसल तो बर्बाद होगी ही, अगली फसल किसान तैयार कैसे करेगा, यह भी एक सवाल है। और तीसरा, क्या सरकार किसानों के भीतर पनप रहे असंतोष को समझ पा रही है? ये सारे सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो चले हैं क्योंकि मोदी सरकार की तरफ से अभी तक ना कोई ब्लूप्रिंट सामने आया है और ना ही कोई नीति जो किसानों को लेकर बनाई गई है। और सुरक्षा एजेंसियों ने बाकायदा सरकार को चेतावनी दी है कि ग्रामीण हालात के बदतर होने की वजह से किसानों में असंतोष तेजी से पनप रहा है, और इसीलिए पुलिस किसान संघर्ष की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। अगर आंकड़ों को ही देख लें तो किसान पुलिस संघर्ष की 74 घटनाएं इस बरस हुई, जो बीते साल की तुलना में दुगनी है। ये ऐसे सवाल है जिसको लेकर कोई पॉलिसी बननी चाहिए, नीति बननी चाहिए, लेकिन ऐलान जंग का ऐलान गांव से हो, किसान मजदूर करे, ये स्थिति इस देश में आनी भी नहीं चाहिए, लेकिन स्थिति बिगड़ रही है। ऐलान जंग हैशटैग, आप अपनी प्रतिक्रिया भेजिए, ब्रेक के बाद बताएंगे। बहुत साल ऐलान जंग तो बिहार चुनाव में होना है, और इंडिया टुडे सिस्रो ओपिनियन पोल क्या कहता है जरा यह भी देख लीजिए। बेहतरीन सीएम नीतीश कुमार 29%, उसके बाद सुशील मोदी 19%, लालू यादव है नहीं लेकिन उनको नाम आया 12% के साथ, पासवान 7%, जीतन राम मांझी 6%, राबड़ी देवी 2%। ये है बेहतरीन सीएम के हिसाब से। किसको कितने वोट मिल सकते हैं? एनडीए को 42% वोट, जनता दल यूनाइटेड और लालू यादव के साथ मिलकर 40% वोट कम है, अन्य के हिस्से में 3। इसको अगर सीटों में कन्वर्ट कर दिया, सीटों में बदल दिया जाए तो एनडीए की सरकार बन सकती है 120 से 130 सीट, यानी 125 का मार्क, 122 पर सरकार बन जाएगी। जेडीयू और लालू यादव महागठबंधन 102 से 110 मुश्किल, और यानी एक कांटे की टक्कर भी है, लेकिन सरकार और बनने की स्थिति में एनडीए। इस ओपिनियन पोल का नजरिया बहुत साफ है। हैशटैग में हमने आपसे पूछा था कि ऐलान जंग का मतलब अब निकाला क्या जाए। उस पे अंकित का कहना है कि दरअसल ऐलान जंग एनडीए में भी है, और इस ऐलान जंग का मतलब एनडीए का मतलब क्या है, और महागठबंधन में भी है। दरअसल ये बिहार चुनाव के मद्देनजर बिहार की लड़ाई दिलचस्प होगी, दोनों में है, दिलचस्प होगी, यकीनन दिलचस्प होगी यार। और तीसरे है राज के जायसवाल, जिनका कहना है कि कांग्रेस की स्थिति उस भटके हुए राही की तरह है जो आगे चले या पीछे मंजिल तक उसके कदम नहीं पहुंच सकते। ये फिसलन है, ये ऐलान जंग से आगे कहीं फिसलन है। तो फिलहाल इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और।